बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता है अभी आगे। ये अभी फाइनल रूप नहीं है, इसका फाइनल शेप नहीं है। हम एक विचार दे रहे हैं, आप भी विचार करना और आपके साथ साथ इस देश के करोड़ों लोग भी विचार करें कि क्या ये दूर हो सकता है यह संतुलन। माने 84 करोड़ लोगों को ठीक से भरपेट खाना नहीं मिलता, वस्त्र नहीं मिलता, एजुकेशन नहीं मिलता, वो बेबसी लाचारी की जिंदगी जी रहे। 20 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, 3 लाख बच्चे हर साल भूख से मर रहे हैं और 5 करोड़ लोग रोज रात को भूखे सोते हैं। 70 करोड़ से ज्यादा लोग बीमार पड़ जाएं तो मर सकते हैं, उनको दवाई नहीं मिल सकती है। इस देश के लाखों गांवों में आज भी अंधेरा रहता है, उनको लाइट नहीं मिलती है, उनके बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ने को नहीं मिलता है। माने पूरी दुर्दशा है। क्या हम इसको दूर नहीं करना चाहते? मैंने कहा हम जब खाने को बैठते हैं तब क्या हमें याद नहीं आती कि देश के 20 करोड़ लोग तो रात को भूखे से हैं? तब हमें याद नहीं आती कि इस देश के करीब 50% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। हम कैसे खाना खा सकते हैं? तो ये दर्द इस देश के करोड़ों भारतीयों को है, मध्यम वर्ग के लोगों को भी है, जो साधारण संपन्न लोग हैं उनको भी है। तो हम इस देश में हम कहते हैं नई आजादी लाना चाहते हैं, नई व्यवस्था लाना चाहते हैं और कर प्रणाली में तो आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अब उसमें 2 बातें हैं। एक बात, सारे देश अभी तक जो अन्याय हुआ इसका क्या समाधान है? क्या हम मजदूरों को, गरीबों को उकसाएं कि वो जो ऊंचे लोग हैं उनके साथ में संघर्ष करें, उनके साथ में लड़े, उनको अपना दुश्मन माने? जो आज तक होता रहा और अभी भी हो रहा है, राजनीतिक पार्टियां भी ऐसा कर रही है कमोबेश, कि इन स्वर्णों ने, इन ऊंचे होदे वालों ने, इन ऊंची जाति के लोगों ने, इन साधारण संपन्न लोगों ने हमारा खून चूसा है, हमको लूटा है, हमें हमारा अपमान किया है, हमारी बेइज्जती की है, इसलिए इनका बदला लेंगे। उनके भीतर एक प्रतिशोध की भाव पैदा करते हैं और पूरे समाज को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है, पूरे देश को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। हम ऐसी बात नहीं चाहते। तो हम क्या एक नई व्यवस्था हम क्या लाना चाहते हैं? वो नई व्यवस्था का स्वरूप सुनिए। पूरे देश की संपत्ति का मूल्यांकन किया जाए, जो अभी तक अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसका समाधान। और एक बार इन लोगों को खड़ा करने के लिए कोई आधार तो चाहिए। हम इन लोगों को जमीन नहीं देना चाहते, इन लोगों को कोई पैसा नहीं बांटना चाहते, मुफ्त में चावल नहीं बांटना चाहते। उससे वो लोग और बेबस, और लाचार, और गरीब, और अभावग्रस्त हो जाते हैं। उनका आत्मसम्मान, किसी आदमी को भिखारी बना दो तो उसका आत्मसम्मान कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। तो हम उनका आत्मसम्मान नहीं मिटाना चाहते, उनको पैसा नहीं बांटना चाहते, उनको जमीनें भी नहीं बांटना चाहते। तो क्या देना चाहते हैं? क्या इसका कोई समाधान है? सब बातें सुनकर के एक ही बात आदमी कहेगा कि क्या ये गरीबी, बेबसी, लाचारी, ये अभाव, ये साधनहीनता, ये जो बर्बरता हो रही है, क्या उनको, वंचित लोगों को अपना अधिकार मिल सकता है? एक वाक्य में पहली बात, जितना इस देश के संसाधन और संपत्ति पर, जितना इस देश के संसाधनों और संपत्ति पर एक अमीर के बेटे का अधिकार है, उतना ही अधिकार एक गरीब के बेटे का भी है। अमीर के बेटे ने यहां आने से पहले कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, कोई इसने संघर्ष नहीं किया है, कोई कर्म नहीं किया है। और गरीब के बेटे ने पैदा होने से पहले भी कोई कर्म नहीं किया है। तो दोनों के इक्वल राइट्स हैं, दोनों के इक्वल राइट्स। इसमें तो कोई समस्या की बात ही नहीं। आपको मैं एक थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूं। विदेशों में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो जापान में उसकी संपत्ति का 70% हिस्सा गवर्नमेंट ले लेती है। ध्यान से सुनना, जो है जापान में कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद 70% गवर्नमेंट उसका संपत्ति जमा कर लेती है। क्यों? बड़े देश से कमाया, देश को देकर के जाओ, तुम चलेगी, तुम्हारे बच्चे आगे कमा लेंगे, 30% को देके जाओ, आप उन्हें खड़े कर लेंगे बिजनेस को। यूके, यूएसए में 50% संपत्ति का हिस्सा मरने के बाद सरकार ले लेती है। मैं जापान में था तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा हमारे हिंदुस्तानियों में ये बात लागू कर दी जाए तो लोग कमाना ही बंद कर देंगे, बोले मरने के बाद तो गवर्नमेंट ही ले लेगी, क्यों ऐसे ही पड़े रहो। बोलो ये बात सच है कि नहीं? बोले मरने के बाद तो सरकार ही ले लेगी। बड़ी विचित्र बात है। 70% उसको बोलते स्टेट टैक्स। अच्छा,
मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं। ये जो बेचारे वंचित लोग हैं, साधनहीन लोग हैं, बेरोजगार हैं, गरीब हैं, अभाव में जी रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनको ना अच्छी शिक्षा मिल रही है, ना अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, ना अच्छा उनको कोई सुरक्षा का इंतजामात है, ना उनको रोटी है, ना कपड़ा है, ना पानी है, ना बिजली, ना सड़क, कुछ भी नहीं है उनके लिए। क्या है उनके लिए? सड़क पर चले तो पीछे से हॉर्न मार मार के रोड पर जब तक उतार ना देना, अमीर की गाड़ी के सामने कोई गरीब आ जाए ना तो उतर के थप्पड़ मार देता है, नीचे चल। आज की बात है ये तो। और कोई अमीर जिसने 10-20 करोड़ की गाड़ी 10-20 लाख की गाड़ी खरीद रखी है तो वो साइकिल वाले को तो टक्कर मारता है धीरे से करके, हट हट यहां से। ये अलग बात है कि हमारे यहां ट्रैफिक सेंस ना होने के कारण से हर वर्ष 1 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक दूसरी बात कह रहा हूं, गरीब का अपमान कैसे होता है। लेकिन आगे की बात सुनो जरा, हम क्या चाहते हैं? पूरे देश की संपत्ति, मैंने कहा संसाधनों पर इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है। इस देश के संपत्ति और संसाधनों पर प्रत्येक व्यक्ति का, जो बच्चा इस देश में पैदा हुआ उसकी बात कर रहा हूं, समान अधिकार है। इस देश के ऊपर समान रूप से सभी नागरिकों के ऊपर एक जैसे कानून लागू होने चाहिए, एक जैसा सबके पास अधिकार, एक जैसे सबके ऊपर कानून और एक ही जैसा सबका देश के प्रति दायित्व। ये देश मेरा है और अपना जीवन भी आहूत करके मुझे देश को बचाना पड़े तो मैं देश को बचाऊंगा। मेरे लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं बाद में हिंदू, बाद में मुसलमान, बाद में सिख, बाद में ईसाई, पहले मैं हूं भारतीय, पहले मैं हिंदुस्तानी हूं। ये बात आ गई। अब असंतुलन कैसे मिटेगा? जो पहले हो चुका, अब उनको साधनहीनों को, उनकी बेरोजगारी, गरीबी, बेबसी, लाचारी को कैसे दूर करेंगे? अब इसका उपाय सुन लो। पूरे देश की कुल संपत्ति का मूल्यांकन किया जाए। इसमें जिन लोगों के पास में अपना बसर करने के लिए संपत्ति है उनके ऊपर कोई टैक्स ना लगाया जाए। हम लोग आ गए हैं, चलो दूसरी। गरीब बेचारे हो तो अभाव ग्रस्तों का टैक्स देंगे। जिन लोगों के पास में 10 लाख रुपए से ज्यादा संपत्ति है उसके ऊपर 5% टैक्स लग जाए, मात्र 5%। कैसे? कुल संपत्ति का आंकलन कर लिया जाए। जमीन का संपत्ति किस किस रूप में है? भूमि, भवन, फैक्ट्री, संसाधन, कार आदि। अच्छा, दूसरा संपत्ति सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। इस कुल संपत्ति का मूल्यांकन करके, अरे 10% तो हम दान में दे देते हैं, ये तो हमारी संस्कृति कहती है। तो हम गरीबों और अमीरों के बीच में बात मैं फिर कह रहा हूं, संघर्ष नहीं पैदा करना चाहते। हम गरीबों को कोई धन नहीं बांटना चाहते, हम उनको बेचारा नहीं बनाना चाहते, भिखारी नहीं बनाना चाहते। तो क्या चाहते हैं? सारी संपत्ति का मूल्यांकन कर लिया जाए, इसका 5% हिस्सा किसके लिए दिया जाए? इस देश के जो वंचित लोग हैं, साधनहीन, गरीब, बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए एक एक गांव के अंदर एक बहुत अच्छा स्कूल बना दिया जाए। उसके अंदर योग की, अध्यात्म की शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा तो दी जाए, लेकिन वहां साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, तमाम सब माने संस्कृति से लेकर के और आधुनिक नवीन तकनीकी तक सब विषयों की शिक्षा दी जाए। हर एक विद्यालय की व्यवस्था ऐसी बनाए दी जाए, गुरुकुल जैसे संस्कार और वर्तमान युग की आवश्यकता के अनुसार सारी शिक्षाओं का प्रबंध वहां कर दिया जाए। हो गया काम। एक गांव में एक विद्यालय, एक चिकित्सालय, कोई बीमार हो जाए तो एक गांव को पूर्ण स्वावलंबन देने के लिए गांव के अंदर जितनी प्रयोग में आती है, क्या आती है गांव में प्रयोग? ईंट गांव के प्रयोग में आती है, साबुन गांव के प्रयोग में आता है, शैंपू गांव के प्रयोग में आता है, चप्पल गांव के प्रयोग में आती है, वस्त्र गांव के प्रयोग में आता है। इस तरह से गांव के अपने प्रयोग में आने वाली सब चीजों के अंदर गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए उस एक गांव में उद्योग बनाए जाए। महात्मा गांधी के अनुसार कितने? एक गांव में 100 तरह के उद्योग चलाए जा सकते हैं। माने 100 आदमियों को एक उद्योग में यदि एक भी करे तो 100, एक उद्योग में 5-5 व्यक्ति काम करे तो 500 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। बेरोजगारी की समस्या का खत्म हो। 500 परिवार 500 परिवार होते हैं औसत एक गांव के अंदर। 500 लोगों को काम मिल गया। कृषि उद्योग हो चाहे वो घरेलू उद्योग हो,